नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पशु परिचर के लिए हमने नई टेस्ट सीरीज चालू की है। 10 दिन में आप पशु परिचर की तैयारी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट रिवीजन द्वारा मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। आप मॉडल पेपर को जल्दी जल्दी एक या दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके फर्स्ट रिवीजन कीजिए और इसमें आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आपने यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं आज का हमारा अपना मॉडल पेपर। गाय में मैटिंग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गाय में मैटिंग की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको सर्विंग बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्विंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये काविंग किसे बोलते हैं? तो दोस्तों ये प्रसव की जो क्रिया होती है गाय के अंदर, उसको दोस्तों ये काविंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैटिंग की क्रिया को सर्विंग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने पर बच्चे गर्भनाल से बाहर निकलना क्या कहलाता है? बताइए, मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने पर बच्चे गर्भनाल से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों प्रसव, प्रसव बोलते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रसव। ठीक है, आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में गिर, साहिवाल व रेड सिंधी गायों के मध्य संकरण करवाकर उत्पन्न हुई क्लोन नस्ल का क्या नाम रखा गया है? बताइए, हाल ही में गिर, साहिवाल व रेड सिंधी गायों में या गायों के मध्य संकरण करवाकर उत्पन्न हुई क्लोन नस्ल का क्या नाम रखा गया है? बताइए, गिर, साहिवाल और रेड सिंधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें उसका नाम रखा गया है दोस्तों गंगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। गिर प्लस साहिवाल प्लस रेड सिंधी गायों के मध्य संकरण करवाकर दोस्तों एक क्लोन नस्ल उत्पन्न हुई, उसका नाम रखा गया दोस्तों गंगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और दोस्तों ये गंगा है, ये भारत में गाय का पहला क्लोन है। और गंगा का जो जन्म है वो हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गाय की पाली हिट में यानी कि गाय के पाली यानी कि गाय के हिट में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है। तो दोस्तों उपयुक्त समय है वो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो 24 घंटे का होता है। जैसे सुबह अगर हिट में आती है तो शाम को आप ये कृत्रिम गर्भाधान है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है हिट में आने के दोस्तों 12 से 18 घंटे पश्चात। हिट में आने से यानी कि हिट में आने के 12 से 18 घंटे बाद दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान करने का उपयुक्त समय होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? बताइए, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय व भैंस का औसत शारीरिक तापमान है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 38.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से वे पशु जिनमें खुर विभाजित नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। निम्नलिखित में से वे पशु जिनमें खुर विभाजित नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। तो बताइए उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं सोलिपेड, सोलिपेड कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों जिनके पैरों के खुर विभाजित नहीं होते, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, इनके दोस्तों पैर है वो विभाजित नहीं होते। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एक होता है दोस्तों पॉलीपेड। पॉलीपेड में क्या होते हैं, इनमें वे पशु आते हैं जिनके पैरों के खुर विभाजित होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जिनके खुर विभाजित नहीं होते, ठीक है, उनको बोलते हैं दोस्तों सोलिपेड, और जिनके होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीपेड। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिफर को कहा जाता है। बताइए हिफर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को दोस्तों हिफर कहते हैं। ठीक है, प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को हिफर कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। एक होता है दोस्तों गोटलिंग, वो होता है प्रसव के पहले युवा मादा बकरी को कहते हैं गोटलिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे फ्लसिंग राशन मुख्यतः किस पशु को देते हैं? बताइए, फलसिंग राशन मुख्यतः किस पशु को देते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये भेड़ को देते हैं दोस्तों ये राशन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राशन इसलिए दिया जा सकता है, मतलब दिया जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रसव यानी कि प्रजनन क्षमता है वो इससे बढ़ सके, और भेड़ है वो प्रति प्रसव एक से ज्यादा बच्चे हैं वो पैदा कर सके। इसलिए दोस्तों ऐसे राशन को फ्लोसिंग या फ्लसिंग राशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे पशु शरीर की सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? पशु शरीर की सबसे बड़ी सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है? आमाशय में कौन सी कोशिका पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, इसमें देखिए, आमाशय में गैस्ट्रिक कोशिका, जाइमोजन, शीफ कोशिका। तो दोस्तों इन सभी यानी कि आमाशय में ये सभी कोशिकाएं पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, भोजन का पाचन सर्वाधिक किसमें होता है? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, छोटी आंत में भोजन का जो सर्वाधिक है वो पाचन होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शरीर के अंदर रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? शरीर के अंदर रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों क्या? बताइए, उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? मुर्गियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग है वो है दोस्तों सिरिक्स। कौन सा है? सिरिक्स। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और पशुओं व मानव में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो अंग है वो होता है लेरिंक्स। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? मुर्गी में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गी में नाड़ी गति प्रति मिनट है वो दोस्तों 200 से 400 होती है। कितनी होती है? 200 से 400। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुर्गी में श्वसन की गति है वो दोस्तों 15 से 30 होती है प्रति मिनट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, पास्चुरेलोसिस या नाविक बुखार किस रोग का अन्य नाम है? बताइए, पास्चुरेलोसिस या नाविक बुखार किस रोग का अन्य नाम है? तो दोस्तों ये किसका नाम है? तो ये नाम है गलघोटू रोग का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गलघोटू रोग का। और ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और इस रोग को दोस्तों नाविक बुखार भी कहते हैं, ठीक है। और पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्रेपापॉक्स वायरस किस रोग का कारक है? क्रेपापॉक्स वायरस किस रोग का कारक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गांठदार त्वचा रोग। गांठदार त्वचा रोग का ये कारक है क्रेपापॉक्स वायरस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, याद रखना। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चींचड़ी रोग का टीका मुर्गियों में कब लगाया जाता है? चींचड़ी रोग का टीका मुर्गियों में कब लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गियों में चींचड़ी रोग का टीका है वो जन्म के 12 सप्ताह के पश्चात लगाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जन्म के 12 सप्ताह बाद में लगाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के शरीर का तापमान कहाँ से लिया जाता है? बताइए, पशुओं के शरीर का तापमान है वो कहाँ से लिया जाता है? तो दोस्तों वो रेक्टम यानी कि मलाशय में तापमापी को रखकर लिया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मलाशय से। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान जहाँ पशु चरते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान जहाँ पशु चरते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस स्थान को दोस्तों बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुग्याल। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, धंगर समुदाय मुख्य रूप से किन राज्यों से संबंध रखता है? धंगर समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है दोस्तों ये धंगर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये भेड़ बकरी का पालन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, भारत के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? भारत के चरवाहों पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए जो उपनिवेशवाद पर प्रभाव है वो दोस्तों इसमें पड़ा कि उनके चारागाह सीमित हो गए, उनके चारागाह सीमित हो गए। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, मासाई समुदाय किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं? तो दोस्तों मासाई समुदाय है ये दोस्तों आप सभी को पता है कि घुमंतू और चरवाहा जीवन शैली अपनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा घुमंतू और चरवाही। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दूध और मांस पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की धरती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है कौन सा? तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसे बाघों की धरती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वन्य जीवों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? वन्य जीवों के प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था है वो की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तक हो जाएगा। आगे देखिए, ताकि दोस्तों उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का उद्देश्य क्या है? IUCN का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण और निगरानी करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें से संकटग्रस्त प्रजातियों को किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों को किस पुस्तक में सूचीबद्ध किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किसमें? तो वो रेड डाटा बुक में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट मित्रों क्लास को जरूर लाइक करें, बहुत शानदार लेवल की क्लास है। और पशुपालन से संबंधित परीक्षा में दोस्तों 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो सही करेगा उसका दोस्तों सिलेक्शन माना जाएगा। आगे देखिए, दूध का रासायनिक संगठन के अनुसार गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? गाय के दूध में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं 4.14% है वो वसा की मात्रा पाई जाती है गाय के दूध में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और आज मैं एक टॉपिक और करवाने वाला हूँ आपको पशुपालन के टॉपिक वाइज प्रश्नों में, वो है पशु उत्पादों का पोषक मान, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक फोल्डर मिलेगा दोस्तों, पशु परिचय भाग में टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, पशुपालन से संबंधित सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ क्लास देखने को मिलेगी। 28 नंबर प्रश्न है, कुक्कुट के आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए? कुक्कुट के आहार में किस विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोहड़बीड़ बीकानेर में किस पशु का अनुसंधान केंद्र है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, गाय घोड़ी व बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? गाय घोड़ी और बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों 21 दिन की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21 दिन की। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राठी गाय किन नस्लों का संकरण है? राठी गाय किन नस्लों का संकरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राठी गाय है ये गिर, साहिवाल और रेड सिंधी के संकरण से उत्पन्न नस्ल है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, मुर्रा भैंस कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है? मुर्रा भैंस, तो दोस्तों मुर्रा भैंस मैं आपको बताऊं तो ये भैंस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से उत्पन्न मानी जाती है, और राजस्थान में यह नस्ल जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे खुली आवास प्रणाली में पशुओं के लिए खुले क्षेत्र व ढके हुए क्षेत्र का अनुपात कितना होता है? खुली आवास प्रणाली में पशुओं के लिए खुले क्षेत्र व ढके हुए क्षेत्र का अनुपात कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो ये होता है 2:1। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली ब्रोलियर, यानी कि दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं डीप लिटर प्रणाली, ठीक है, कौन सी प्रणाली डीप लिटर प्रणाली ब्रोलियर के लिए काम में लेते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस यानी कि दोस्तों गेलन्स डोमेस्टिकस, ठीक है, गेलस डोमेस्टिकस। तो यहाँ पर ये मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है तो दोस्तों गिरवन, ठीक है, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मालवा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो दोस्तों वो है होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसको अपन शॉर्ट में एचएफ लिख सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक वसा देने वाली नस्ल है तो वो है दोस्तों मुर्रा भैंस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुर्रा भैंस। आगे देखिए, मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? मेहसाणा नस्ल दोस्तों किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्रा और सुरती। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुर्रा सुरती। आगे देखिए, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जमुनापारी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जमुनापारी। 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल है? राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल है तो वो कौन सी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चोकला। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चोकला। आगे देखिए, कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी से दुग्ध बुखार रोग होता है पशुओं में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए टीके की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एचएस, ठीक है, एचएस बीमारी के टीके हैं वो दोस्तों लगाए जाते हैं। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न है वो दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक में पूछे गए प्रश्न है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक के रूप में कार्य करती है? विरेचक के रूप में कार्य करती है तो वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अरंडी का तेल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरंडी का तेल। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सी दवा जीवाणुरोधक के रूप में काम में ली जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें फिनाइल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फिनाइल। नेक्स्ट आगे देखिए, एक दिन में मुर्गी के चूजों को कौन सी बीमारी में टीका लगता है? एक दिन के मुर्गी के चूजों को कौन सी बीमारी में टीका लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रानीखेत बीमारी में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंसों की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति स्थान गुजरात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जाफराबादी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जाफराबादी। आगे देखिए, नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों कृमिनाशक के रूप में, ठीक है। दोस्तों आपने पशु परिचर का मॉडल पेपर देखा, हमारे सभी मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में तैयार है। आप वहां से प्ले लिस्ट में से अपने पुराने मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में है। आप एक एक दो करके सभी मॉडल पेपर को फर्स्ट रिवीजन कर लीजिए। ये फर्स्ट रिवीजन से इसके अंदर जितने भी सवाल है आपको कम समय में जल्दी से जल्दी तैयारी मिलेगी। 10 दिन में हमारा टारगेट है, 10 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके अंदर आप हमारे मॉडल पेपर को देख करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।